मेरे सत्य बोलने से आपकी भावना आहत होती है तो अपनी भावनाएं बदल लो। मैं तो सत्य को जैसा है वैसा ही कहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह। आज डिस्कस करेंगे कि जो भारत की राजनीति में जबरदस्त भूचाल आया हुआ है, इतना गर्माहट पकड़ा हुआ है कि जनताओं को एक रोजगार तो मिल ही नहीं पा रहा है। भूखमरी, महंगाई, हर तरीके से जनता क्या पीड़ित हो रही है। और जनताओं का इस हाल की जिम्मेदारी केवल एक सरकार की नहीं होती। आज मैं आपके सामने 4 फैक्टर डिस्कस करूंगा कि 4 लोग हैं, 4 चीजें हमारे पास, 4 ऐसे सिस्टम है भारत के लोकतंत्र में जो कि किसी देश को सबसे विकास कर सकते हैं या पूरे गड्ढे में डाल सकते हैं। तो 4 फैक्टर जिम्मेदार हैं जिससे हमारे देश की राजनीति, तो बात छोड़िए, देश की जनता का बुरा हाल है। पेट्रोल की महंगाई से परेशान, गैस की महंगाई से परेशान, रोजगार से परेशान, पानी की किल्लत से परेशान, पीने के लिए पानी तक नहीं मिल रहा है। बोलते थे कहावतों में, ज्योग्राफी अपने पढ़ा है कि राजस्थान में क्या है, एक राजस्थान में रेगिस्तान है, वहां पर पानी नहीं मिलता। अब तो भारत का हर क्षेत्र क्या होता जा रहा है, एक रेगिस्तान बनते जा रहा है। पानी के ऊपर जबरदस्त राजनीति चल रही है। पानी के ऊपर लोग क्या करें, पुलिस प्रशासन डंडे चला रहा है बहुत बड़े जबरदस्त बुरी तरीके से। खाने की बात छोड़े, पानी पीने तक नहीं मिल रहा है। तो आज ये डिस्कस करेंगे और ये भी मैं अक्सर डिस्कस करूंगा कि जो बीजेपी सरकार है वो किस तरीके से फेल हो चुकी है। पूर्ण रूप से बीजेपी सरकार फेल हो चुकी है और किस तरीके से बीजेपी सरकार ने अपना बहुमत लिया। आज सबके पोल, चलिए वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। चलिए, और सबसे पहले आज डिस्कस करूंगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है कि बीजेपी को आप जो शासक समझ रहे हो, एक राजा समझ रहे हो, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। जो सरकार है वो नायक नहीं खलनायक है। आप उससे उम्मीद करना बंद कर दीजिए कि आप जो भी उम्मीद लगा के बैठे, आप चाहते हैं कि ये सरकार आपके बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा देगी, ये आपकी गलत सोच है। आप ये चाहते हैं कि ये आपको एक मेडिकल सुविधाएं देगी, ये आपका गलत सोच है। आप गलत उम्मीद लगा रहे हो। आप ये सोचते हैं आपको बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं, इतना फीस दे रहे हैं, अच्छे महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो आपको रोजगार देंगे, तो ये आपकी गलत सोच है। आप समझ रहे हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। महंगाई आप जो कमा रहे हैं जिस तरीके से लेकर के, रोजगार तो अवेलेबल है ही नहीं, आप समझ रहे हैं उससे आप अपनी फैमिली चला लेंगे, तो ये भी आपकी गलत सोच है। क्योंकि ये सरकार नायक नहीं खलनायक है। तो ये मैं डिस्कस करूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके रिसोर्सेज में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वो रिसोर्स डिसाइड करेंगे कि वास्तव में ये सरकार नायक है या खलनायक है। देखिए, और यहाँ पर सबसे बड़ी देखिए, यहाँ पर सरकार यहाँ पर जो वादे किए जनता से, वो वादे क्या हुआ, धोखा मिला। देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, करप्शन सब कुछ बढ़ चुका है। अब देश नहीं सहेगा। आज जो भारत की जनता पूरी जाग चुकी है। देखिए अब क्या क्या राजनीति होने वाली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आगे इस सिस्टम पर बात करने से पहले मैं डिस्कस करूंगा कि किसी देश की ग्रोथ के लिए, किसी देश के विकास के लिए 4 फैक्टर होना बहुत जरूरी है। 4 फैक्टर में से कोई एक फैक्टर अगर काम नहीं किया तो देश का विकास नहीं, गड्ढे में चला जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के लोकतंत्र के 4 ऐसे मजबूत स्तंभ में, 4 क्या है मजबूत स्तंभ में, जिसमें भारत का संविधान या भारत का लोकतंत्र या भारत की जनता का हित 4 स्तंभों पर क्या वो टिका हुआ है। लेकिन अब ये स्तंभ आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि इस स्तंभ को भ्रष्टाचार ने, इस स्तंभ को गलत पॉलिसियों ने, इस स्तंभ को सरकार की नीतियों ने क्या कर दिया है, दीमक लगा करके खोखला कर दिया है। तो अब जानिए कि आपको क्या क्या परेशानी आपको सहन करनी पड़ सकती है, क्या क्या परेशानी आप क्या करें सहन करेंगे। देखिए, तो यहां पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले 4 हमारे भारत के लोकतंत्र 4 स्तंभ में। सबसे पहले विधायिका काम क्या है, विधायिका लेजिस्लेचर, जो कानून बनाने काम है, जो जनता के लिए कानून बनाएगी, नीति बनाएगी। तो दूसरा स्तंभ में हमारे पास कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, इसके अंदर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रशासन तंत्र, पूरा सिस्टम आता है। ये क्या करता है, उस रूल्स को, उस नीतियों को लागू करता है, वो
नजर रखता है कहीं नीतियां लागू हुई है या नहीं है, इस तरीके से काम करता है। ठीक है, थर्ड जो स्तंभ आता है जुडिशरी। जुडिशरी ये देखती है कि जो हमारे पास यहाँ पर जो विधायिका है, जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो भारतीय संसद ने जो नीतियां बनाई है, क्या वो जनता के हित में बनाई है, तो ये जुडिशरी का काम है। और जब तीनों से चीज चूक जाती है तो चौथे नंबर पर आता है फोर पिलर ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, मीडिया है। आपकी मीडिया आपके फोर्थ स्तंभ का काम करती है। इस सब से चूक जाएगी तो जनता को जागरूक करेगी, जनता के पास खबर पहुंचाएगी कि आपकी जो पॉलिसियां बनी है वो जनता के हित में है या अहित में, किस तरीके से देश का विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है, ये मीडिया का काम है। देखिए, तो यहां पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा, यहां से देखिए आप लोग, तो यहां पर क्या है हमारे पास, देखिए ये लोकतंत्र के चार स्तंभ में यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। विधायिका हमारे पास यहां से विधायिका, और दूसरा कार्यपालिका, और यहां पर न्यायपालिका और मीडिया चौथा स्तंभ है। देखिए सभी क्या है हमारे मजबूत स्तंभ में, अगर एक भी स्तंभ इसमें से गिर गया तो समझिए आपका विनाश हो जाएगा। लेकिन आज के डेट में तो सब कुछ चारों स्तंभ ही क्या हो चुके, गिर चुके, तो बताइए देश की जनता का क्या हाल होगा। यहां पर विधायिका की जिम्मेदारी क्या है, इसका जिम्मेदारी कानून बनाना, जनता की आवाज को प्रतिनिधित्व देना, नीतियां बनाना, ये विधायक का काम है। संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारतीय संसद का काम है ये, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, कोई कानून नहीं बन पा रहा है, जनता परेशान है। यहाँ पर नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, मतलब 17 स्टूडेंट ने क्या कर दिया, सुसाइड कर लिया, बिल्कुल चुपचाप बैठी विधायिका, कुछ नहीं कर पा रही है। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, कानून को लागू करना, प्रशासन चलाना, विकास और सुरक्षा सुनिश्चित करना। देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ भी वही चीज है, यहाँ भी वही चीज है, यहाँ पर भी लापरवाही, यहाँ पर भी लापरवाही, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव हो ही नहीं पा रहा है, पेपर लीक होने तमाशा देख रहे हैं। बताइए प्रशासन तंत्र कुछ कर ही नहीं पा रहा, फेल हो गया सिस्टम। बताइए इस तरीके से कोई भी पेपर ले लिए, एसएससी जीडीएफ पेपर लीक हो रहा है, ऐसा भर्ती पेपर बेचे जा रहे हैं, लीक में बेचे जा रहे हैं, हर जगह पर करप्शन है, हर जगह भ्रष्टाचार है, हर जगह पर। तो ये भी आपका पिलर, ये तो आपका गिर ही गया, ये दूसरा पिलर भी आपका गिर चुका है, दीमक लग चुकी है। तीसरा पिलर न्यायपालिका, ये कुछ नहीं कर रही, ये पूरा मौन लगा के बैठी, कुछ नहीं कर रही भाई, कुछ नहीं कर रही, ये भी पिलर आपका काम का नहीं रहा। और यहाँ पर चौथा होता है मीडिया। देखिए न्यायपालिका काम क्या होता है, न्यायपालिका होता है कानून की व्याख्या करना, न्याय देना और अधिकारों की रक्षा करना। ये किसके अधिकार रक्षा करेगी, ये जनता के हितों की अधिकार रक्षा करेगी। तो जो विधायिका ने कानून बनाए थे, इनको एग्जीक्यूटिव क्या करती है, कार्यपालिका इंप्लीमेंट करती है और उन पर निगरानी करती है न्यायपालिका कि जो विधायिका ने कानून बनाए थे वो जनता के हित में बनाए थे या जनता का शोषण तो नहीं कर रहे, जनता के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, जनता को रिसोर्सेज मिलने नहीं मिल रहे, ये न्यायपालिका काम है। ठीक है, अगर तीनों स्तंभ से कोई छूट हो जाती है तो मीडिया आता है फोर्थ स्तंभ, जनता तक सही जानकारी पहुंचाना, सत्ता पर निगरानी रखना, जागरूकता फैलाना। अब मैं यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूं, क्या ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है? आप रियलिटी में आप अपनी आत्मा की आवाज मुझ तक पहुंचाइए और कमेंट कीजिए, बताइए मुझे क्या ऐसा हो रहा है, क्या इस तरीके से आपके मीडिया काम कर रहा है, क्या न्यायपालिका काम कर रही है हमारे पास, क्या कार्यपालिका काम कर रहा है यहाँ पर, क्या विधायिका काम कर रही है यहाँ पर, तो कुछ भी काम नहीं कर रहा। आपको मालूम चलेगा कि आपके जो चार स्तंभ थे, मजबूत स्तंभ, जिस पर भारत की पूरी राजनीति, भारत का आपका संविधान, लोकतंत्र जो भी है वो टिका हुआ है, सारे स्तंभ आपके गिर चुके हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए, अपनी राय दीजिए यहाँ पर कि कौन सा स्तंभ आपके साथ मजबूत लग रहा है, जो आपके देश को विकास की ओर क्या आएगा, ले जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर लापरवाही से क्या हुआ, देखिए अगर ये इन्होंने विधायक लापरवाही कर दी तो क्या प्रॉब्लम होगी, इनकी लापरवाही से कमजोर कानून बनेंगे, भ्रष्टाचार होगा, जनता की आवाज दबती चली जाएगी। बताइए क्या ये फैक्टर हो नहीं हो रहा है, यहाँ पर इनकी लापरवाही से क्या हो रहा है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, यहाँ पर महंगाई बढ़ती जा रही है, यहाँ पर हर तरह शोषण हो रहा है, जनता का शोषण हर तरीके से हो रहा है, जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर कार्यपालिका काम नहीं करे तो क्या होगा, कुप्रशासन, मतलब यहाँ पर बताइए शुभेंद्र अधिकारी जैसे, मतलब 2016 में इन पर रिश्वत लेने का अधिकार था, आज बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए, तो ये क्या है, कुप्रशासन है कि नहीं। यहाँ पे देखिए विकास रुकता है, अब विकास होगा, बताइए विकास होगा। आप एक बताइए कि अगर जज ही मांस खाता हो तो आपको पता हो क्या बकरी को न्याय मिलेगा, और खुद सोच लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर इस तरीके से अराजकता फैलेगी, असुरक्षा बढ़ती है जब हमारी एकजुटी, तो ये भी बिल्कुल आपको जनता में दिखाई दे रहा है, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इससे मालूम चल रहा है कि दोनों स्तंभ पूरे गिर चुके हैं। और तीसरा स्तंभ न्यायपालिका, लापरवाही से न्याय में देरी, यहाँ पर न्याय मिल
मिलता ही नहीं है। आप कोर्ट में कोई केस लेके जाइए, केस को जिसने जो केस दाखिल किया था वो चला गया, कभी 30 साल 20 साल 35 साल 40 साल 50 साल पता नहीं कितने साल केस लेना पड़ता है न्याय में देरी। और मालूम चला लास्ट में जो दोषी था वो ऊपर चला गया और जो केस लड़ रहा वो जिंदा रह गया। बताइए अब क्या न्याय देगी न्यायपालिका, क्या न्याय करेगी? इस तरीके से अन्याय बढ़ता है। अगर न्याय में देरी की लापरवाही से न्याय में देरी होगी, अन्याय बढ़ेगा, विश्वास और अधिकार कमजोर होते हैं। आप बताइए आपका कितना विश्वास है, कितना विश्वास है? ये भी स्तंभ आपको लग रहा है मजबूत है। आप अगर आत्मा पर आवाज सुनेंगे तो ये आवाज आएगी, बिल्कुल आपने सही कहा सर, ये वाला स्तंभ भी आपका बिल्कुल दीमक खा चुकी है, खोखला कर चुकी है, गिर चुका है ये वाला स्तंभ। अब इसमें आ जाएगी, मैं फोर्थ स्तंभ की बात करता हूं भाई साहब। इसने तो बुरा हाल कर रखा है। फेक न्यूज, इसकी लापरवाही से क्या है, भ्रम फैलता है, अफवाहें फैलती हैं, प्रोपेगेंडा फैलता है, जनता गुमराह होती है, समाज टूटता है यहाँ पर। और यहाँ पे तो आज की डेट में मीडिया का तो इतना बुरा हाल कर रखा है भारत की मीडिया ने, बताइए जहरीली नागिन पूरा AK-47 तैयार होकर बैठ जाएंगी और जहर उगलना स्टार्ट कर देती है। तो जनता में क्या अफवाह फैलाती रहती है। सरकार से क्वेश्चन नहीं करेंगी, विपक्ष से क्वेश्चन करेंगी। बताइए, और ये क्वेश्चन ये होता है कि आप मोदी जी आप इतना काम करते हैं, इतनी एनर्जी कहां से आती है? मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं जी, बताइए इस पे फालतू क्वेश्चन करते हैं। तो बताइए क्या ये स्तंभ लग रहा है कोई जीवित है? तो आपको मालूम चलेगा चारों स्तंभ आपको गिर चुके हैं। नुकसान किसका? देश का। इससे नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा। चलिए ये आपको यहाँ पर जितने भी मैंने स्तंभ आपसे डिस्कस किए, अगर इससे आप मुझे आपकी राय क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए मुझे। चलिए आगे मैं यहाँ पर आप डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ये बताइए, ये यहाँ पर आपके सामने मैं 4 ऑप्शन लेकर आया हूं कि देश का सबसे ज्यादा किसने लूटा? भाई किसने लूटा? यहाँ पर पहला अंग्रेजों ने, दूसरा मुगलों ने, तीसरा कांग्रेस ने और चौथा बीजेपी ने। मैं 4। तो मैं जानना चाहता हूं आज के हमारे समाज में कि किस तरीके सोच के लोग हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, अपनी राय जरूर दीजिए कि आपको क्या लगता है कि देश को अब तो लूटने वाले क्या अंग्रेजी थे, क्या मुगलों ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने, किसने लूटा? सबसे ज्यादा किसने लूटा है? आप कितना भारत की राजनीति में, भारत के इतिहास में कितना इंटरेस्ट रखते हैं? आप कितना जानना चाह रहे हैं? क्या आप पूरे पेशेंट ही बने, मतलब हर तरीके से आप पूरा अपना शोषण करवाने के लिए वो है? तो आप मुझे अपनी राय दीजिए, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। चलिए अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने ये लेकर आया हूं, इसे आप ध्यान से देखिए कि एक नायक मूवी आपने देखा होगा, जो नायक मूवी हमारे जैसी रिलीज हुई बॉलीवुड ने, जबरदस्त एक पॉलिटिक्स से निकल आ गया। तो ये वास्तव में एक इस तरीके नायक मूवी को जो बनाया गया है, इसमें 2 किरदार आपको निभाए गए। अमरीश पुरी ने विलेन का किरदार निभाया है, जो आपको रियलिटी में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो अनिल कपूर का जो रोल आया है वो क्या है, वो जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है कि एक नायक को कैसा होना चाहिए कि भारत के किसी देश की जनता के अधिकारों को किस तरीके से सुरक्षित करना चाहिए और जनता की कैसे आवाज होनी चाहिए। तो ये नायक दिखाया गया यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर किरदार जो हकीकत बन गया। अब बताइए, ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया कह रही है, लोगों की भावना कह रही है, उनको मालूम चल रहा है। ये मूवी से बहुत कुछ, जब मूवी देखेंगे तो आपको बहुत कुछ मालूम चलेगा। तो यहाँ पर दोनों किरदार मिले, ये भी किरदार आपको देखने को मिल रहा है और अनिल कपूर का किरदार भी आपको देखने को मिल रहा है। विजय थलापति क्या मानने, यहाँ पर अनिल कपूर को बहुत ही बढ़िया किरदार मानने, जो जनता की आवाज को सुनना है। ठीक है, इस तरीके से किरदार देखने को मिले। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मैं आपके सामने तो जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो यहाँ पर जो नायक मूवी का जो एक इंटरव्यू वाला सीन है, आप उसे मेरे साथ थोड़ा सा देखिए, मैं उसके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। पहले आप उसे देखिए किस तरीके से तो चौथा स्तंभ, जो हमारे एक लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, सभी स्तंभ मजबूत होने चाहिए, लेकिन चौथे स्तंभ में बहुत बड़ी ताकत होती है। जब चौथा स्तंभ हमारा क्या हो जाए, काम करना बंद कर देता है, तो बाकी स्तंभ स्वतंत्र हो जाते हैं। देखिए तो ये क्लियर हो गया यहाँ पर। तो मैंने जो नायक मूवी का जो आपको एक सीन दिखाया है, तो मीडिया को किस तरीके से होना चाहिए। तो देखिए अब आगे देखिए यहाँ पर कि अब आपने अभी देखा कि आपने देखा बीजेपी सरकार क्या कर रही है, हर जगह पे भाई साहब बहुत जबरदस्त अपने निष्पक्ष सरकार बनाई है, बहुत ही मजबूत सरकार बनाई है, चाहे सेंट्रल की हो चाहे गवर्नमेंट की, आपकी स्टेट वाली हो। तो देखिए आपके भारत के 21 राज्यों में बीजेपी सरकार है, लेकिन अभी जो पंजाब में आपके जो लोकल इलेक्शन हुए, यहाँ पर पंजाब निकाय चुनाव में बीजेपी 1142
उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई भाई, जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त होने का मतलब क्या है कि जब हमारा उम्मीदवार खड़ा होता है, जब अपना पर्चा भरता है, सिंपल सी भाषा में पर्चा भरता है, कुछ धनराशि जमा करता है वहां पर, और जब इसके इलेक्शन होते हैं तो उसे मिनिमम वोट होने चाहिए होते हैं। अगर मिनिमम वोट से उसके वोट कम आते तो जो राशि उसने पर्चे भरते समय जो जमा की थी वो राशि वापस नहीं की जाती। तो बताइए, जीतना तो बहुत बड़ी बात है, ये मिनिमम वोट भी नहीं ले पाए। मिनिमम वोट क्यों नहीं ले पाए? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये था कि ये बैलेट पेपर से हुए थे, ईवीएम से नहीं हुए थे। तो आपको मालूम चल रहा है कि ये मोदी की सरकार चल रहा है, बीजेपी सरकार, ये ईवीएम सरकार है, ये ईवीएम सरकार है। बीजेपी सरकार ने ईवीएम सरकार है, जो बैलेट पेपर पे तो टिकी नहीं, बैलेट पेपर उड़ गए, हवा में उड़ गए। देखिए यहाँ पर 1142, बाप रे बाप, ये कहानी है बीजेपी। देखिए, समझा क्या यहाँ पर? देखिए, और यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, पंजाब में जो अब देखिए, अब राघव चड्ढा यहाँ पे इस तरीके से मीडिया में चल रहा है कि राघव चड्ढा हाथ जोड़ के बोल रहा है कि भाई मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि जो पंजाब के लोग हैं, पंजाब के सिटीजन है, नागरिक बड़ा युवा जाग चुका है। अब पंजाब का नहीं, हर स्टेट का युवा जाग चुका है। मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि भारत को युवा जो जागने, थोड़ा टाइम तो जरूर लगाया लेकिन अब जाग चुका है। अब सरकार के झांसे में नहीं आएगा। अब जिस तरह के जो बेवकूफ बनाया जा रहा था, हिंदू मुस्लिम करके राजनीति की जा रही थी, इस तरीके से धर्म की राजनीति की जा रही थी, उस राजनीति से अलग हट गया। अब अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज उठा रहा है और ऐसी आवाज उठाता रहेगा। देखिए, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या राघव चड्ढा कह रहा, मैं तो कहता था पंजाब का आना आसान नहीं है, ठीक है। इस तरीके से चल रहा है, ये मीडिया इस तरीके से चल रही, ठीक है। तो आपको मालूम चल गया कि बीजेपी की सरकार है वो क्या है। देखिए, अभी आपने देखा पंजाब से हरभजन सिंह को और यहाँ पर राघव चड्ढा को, सभी को क्या बीजेपी ने वॉशिंग मशीन, जो एक पॉलिटिशियन की भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी वॉशिंग मशीन विदाउट पाउडर, ये किसने बोला था? राघव चड्ढा ही नहीं बोला था। देखिए, राघव चड्ढा ने बोला था, और ये वीडियो देखिए, राघव चड्ढा ने बोला था, तो राघव चड्ढा ने बोला था और फिर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पर हो गया। देखिए, और आगे देखिए, यहाँ पर निष्पक्ष खबरें देखिए कि जो पंजाब निकाय में इलेक्शन हुआ है वो बैलेट पेपर से हुए हैं। पंजाब निकायों में बीजेपी के 1124 से समथिंग है कि जमानत जब्त हो गई है, और इससे ये प्रमाण मिलता है कि ईवीएम चोर है। भाई, बीजेपी का बहुमत है ही नहीं। बीजेपी जहां पर सीट लेके आ रही है वो बहुमत है ही नहीं। बीजेपी सरकार मत बोलिए, अब ये ईवीएम सरकार बोलिए। ईवीएम गवर्नमेंट, ये ईवीएम गवर्नमेंट है जहां पर ईवीएम से इलेक्शन होते जाएंगे तो सरकार बनती जाएगी और युवाओं के भविष्य बर्बाद होते जाएंगे, बर्बाद भविष्य। देखिए यहाँ पर, तो इस तरह समझ आ गया यहाँ पर। और ज्ञानेश कुमार, अब मालूम चल गया कि ज्ञानेश कुमार का भी जो अभी वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन हुआ है तो उनमें क्या धांधलेबाजी में जो धांधलेबाजी की है वो प्रूफ हो गई। तो यहाँ पर देखिए, तो ये सारे डेटा आपके सामने क्लियर हो रहा है। तो आपको देखिए, जब तक आप एक ढंग से प्रॉपर तरीके से इनके जो इवेंट हो रहे हैं, इस तरीके की घटना हो रही है, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए कि सरकार आपको किस तरीके से बेवकूफ बनाने में माहिर हो रही है, वो किस तरीके से, किस हद से आपके ब्रेन को वॉश करना चाहती है, ठीक है। समझ आ गया यहाँ पर। तो ज्ञानेश कुमार बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। देखिए, जब यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, इसने क्या किया, जो यहाँ पर वेस्ट बंगाल में जहाँ पर बीजेपी हार रही होती थी, में यहाँ पर बहुमत नहीं था, तो वहां के वोट क्या कर दिए, वोट बैंक उड़ा दिया, ठीक है। तो ये किसके, ये ज्ञानेश कुमार ने करतूत थी और इसकी करतूत खुल चुकी है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या है कि आज का युवा जाग चुका है, चारों तरफ क्या है, एक युवा जाग चुका है, उसका आंदोलन हो रहा है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीजेपी की बुराई चल रही है, हर जगह पर आंदोलन हो रहे हैं। अब इसके सामने, सरकार के सामने ये प्रॉब्लम आ रही है, अब करें तो क्या करें, देखिए यहाँ पर, अब करें तो क्या करें, ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। और ये ईवीएम के शेयर हैं। देखिए, इस तरीके से कोई मीडिया में चल रहा है कि ईवीएम के शेयर हैं, बैलेट पेपर ढेर, मतलब ईवीएम के शेयर, मतलब ईवीएम गवर्नमेंट है ये, तो ये बैलेट पेपर ढेर हो गए। भाई, जमानत जब्त हो गई उनकी। पंजाब म्युनिसिपल इलेक्शन में भाई इनके कुछ हुआ नहीं। ये भारती तिवारी जी हैं, इन्होंने इस तरीके से बोला है इन पर कि पंजाब के नगर निगम चुनाव में तो नतीजों में आपकी आंधी, मतलब आम आदमी पार्टी, और यहाँ पर इन दोनों ने पंजाब निकाय के इलेक्शन में एक भी डेटा और क्लियर कर दिया, एक जनता का भ्रम ये डिस्कस कर दिया कि जो केजरीवाल पर जो आरोप थोपे थे और बेचारे को जबरदस्ती जेल के अंदर थोप दिया। बताइए, उनके राजनीतिक कैरियर पर जो एक कैरियर था, पॉलिटिक्स कैरियर, वो बर्बाद कर दिया। उल्टे सीधे ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा झूठे आरोप लगा दिए। अब बताइए, उसका कैरियर चौपट कर दिया और जबरदस्ती दिल्ली में घुस गई। ऐसे ही वेस्ट
बंगाल में घुस गई। मतलब इसके पास क्या कर रही है, बहुत अपने, अब इनके पास बहुमत से ये सीट नहीं लेके आ रही है, ये क्या कर रही है, जबरदस्ती अपना आप कर रही है, उल्टे सीधे चार्ज लगा करके नेताओं को अंदर कर देना, ईडी सीबीआई के दोष दिखा देना, इस तरीके के दोष दिखा रही है। तो अब यहाँ पर मालूम चल गया कि अब युवा जान चुका है, जो केजरीवाल था वो केजरीवाल बिल्कुल निष्पक्ष है। तो ये चीज यहाँ से क्लियर हो गई कि पंजाब में आम आदमी की पार्टी जबरदस्त तरीके से बनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब आगे देखिए यहाँ पर दे रखा है। अब देखो यहाँ पर इसे पढ़ेंगे तो बड़ा आपको शौक लगेगा कि ईडी में 1000 से अधिक कर्मचारियों के पद सृजित हो रहे हैं। देखिए जब आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो आपको हर चीज कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि आप गवर्नमेंट युवा को रोजगार देने नहीं चाहती है, लेकिन भाई साहब ईडी में 1000 से अधिक, भाई साहब बोलो, ईडी में 1000 अधिक से जॉब अपॉर्चुनिटी निकालती है। भैया जॉब ईडी में आओ, ईडी में आओ, ईडी में क्यों लाना चाहती है, से इन्फोर्समेंट डेवलपमेंट इसमें क्यों नहीं आना चाहती है। तो ये नई दिल्ली विशेष समाधान केंद्र सरकार ने बुधवार को ईडी क्या हमारे पास प्रवर्तन निदेशालय होता है, ईडी बोलते हैं इसे। तो ये काम का जहां पर क्या है, जो आज की डेट में बीजेपी सरकार जो काम कर रही है वो ईडी पर सीबीआई पर काम करती है। ठीक है, तो इस तरह काम करती है यहाँ पर। तो इससे क्या होता है, इससे बाकी विपक्ष के नेताओं को डराया जाता है, धमकाया जाता है, जबरदस्ती आरोप लगाए जाते हैं और अपनी पार्टी में बुलाया जाता है। इस तरीके से विपक्ष की पार्टी को कमजोर किया जाता है। तो आज तो ईडी का भाई यही काम है। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा, जब अपना काम कर ही नहीं लगे तो वो क्या डिस्कस करूंगा यहाँ पर। तो ईडी का काम यही हो गया कि विपक्ष को कमजोर करना। ठीक है, और जहाँ की सीबीआई होती है इसका भी काम क्या है, इसका काम भी यही है, विपक्ष को कमजोर करना, झूठे आरोप लगाना, किसी तरीके से उसके मनोबल को तोड़ देना और उसे गिरफ्तार कर लेना, और जब बीजेपी सरकार में आ जाए तो सारे क्राइम माफ कर देना। तो ये हमारे ईडी सीबीआई का मेन जिम्मेदारी काम हो गई है। देखिए ये इस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए कि ईडी में 1000 से अधिक पद सृजित किए जा रहे हैं बीजेपी सरकार द्वारा। क्यों किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो समझ चुकी है, जनता युवा जाग चुका है। अब हमें सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, बहुत जबरदस्त तरीके से हैक करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम उनको पता होता है कि हमारा वोट बैंक तो है ही नहीं, हम किसी तरीके से बेवकूफ बनाकर ही क्या कर रहे हैं, बेवकूफ बना करके सीटों को लेकर आ रहे हैं। किस तरीके घोटाले से, जबरदस्ती से, पुलिस का फोर्स दे करके, ईडी ला करके, सीबीआई ला करके, पैसे बांट करके, पता जो भी गुंडागर्दी करके, जैसे करना वैसे करके क्या कर रहे हैं, ये अपनी सरकार बना रहे हैं। लेकिन अब मालूम चल गया युवा जाग चुका है, बड़ी दिक्कत आएगी। तो अब ईडी क्या करेगा, ईडी ये काम, ईडी में जो वैकेंसी निकाल रहे हैं, ईडी की संख्या बढ़ा रही है और जो विपक्ष को इतना कम, विपक्ष को खत्म ही कर देगी। अब बताओ, तो विपक्ष खत्म हो जाएगा, चुनाव कौन लड़ेगा, इनके कौन जीतेगा, कौन सरकार बनाएगा इनके विरुद्ध में जाकर के। तो ये आज ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है यहाँ पर। देखिए और देखिए यहाँ पर क्या क्या, देखिए अब यहाँ पर जो एक जो आ रहा है, केरल में ईडी की टीम पर हमला। अब केरल में ईडी की टीम पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर भी ये ईडी ने क्या किया, भाजपा सरकार के इशारे में काम करती है। तो यहाँ पर जनता ने क्या किया, ईडी से बिल्कुल नाराज हो गए, जो ईडी वालों पकड़ लिया, भाई साहब जवाब दबा करके मारा जा रहा है। देखिए शीशे के यहाँ पर जो कार दिखाई दे रही है, इसमें ईट फेंक के मारा है, तो टुकड़ा भी, ये आगे वाला फ्रंट शीशा आता है वो टूट गया है। तो इस तरीके से देखिए ईडी, जनता समझ चुकी है, जनता पूरी जाग चुकी है, ईडी अपना काम नहीं कर रही है। ये दलाल है, ये पूरे दलाल है। ये क्या कर रहे हैं कि ये विपक्ष को कमजोर करने लगी हुई है, झूठे से झूठे आरोप लगा रही है, मतलब इसका अपने काम, अपने कर्तव्य ड्यूटी से हट चुकी है। तो अब आप देखिए क्या आपके स्तंभ मजबूत हैं। जब भी कुछ समझ में आए तो समझ लीजिए देश का विकास तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपके जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ मैंने बताए आपको, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका और मीडिया, ये 4 स्तंभ अगर आप मजबूत रहेंगे तभी देश का विकास पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल है ही नहीं, आप कितना जोर लगा लीजिए। ठीक है, तो अब ईडी को देखो मार खानी पड़ रही है। ये इस तरीके से स्टेप उठाने पड़ेंगे जनता को, तभी ईडी से विपक्ष सेफ रहेगा, क्योंकि विपक्ष में जनता ही को अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, जनता वैसे कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अब देखो, अब ये सबसे बड़ा आज के डेट में, आज के टाइम पर चल रहा है, रिसेंटली सबसे बुरा निंदनीय घटना घटी है कि नीट के पेपर लीक होने से जो स्टूडेंट हैं उनके भावनाओं को इतना आहत मिला है। नीट का पेपर ही लीक नहीं हुआ, दरोगा एसआई का पेपर भी बेचे गए, नीट का पेपर बेचा गया है, यहाँ पर एसएससी जीडी का पेपर बेचा गया है, एक यूनिवर्सिटी का यहाँ पर बीटेक के 6 सेमेस्टर का पेपर भी लीक किया गया है। मतलब हर तरीके से भाई साहब क्या गिनाए जाएंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट का मनोबल टूट गया है और कम से 17 स्टूडेंट ने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। भाई देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए नीट के पेपर लीक में 2 आरोपित और अरेस्ट हो गए। यहाँ पर आप अगर ढंग से, अगर इसकी छानबीन की जाए, इंस्पेक्शन सही से हो, ढंग से अच्छी तरीके से निरीक्षण होता
होता है तो पूरी टीम निकलेगी और मालूम चलेगा सरकार तक पहुंच जाएंगे। समझा यहाँ पर, ये तो छोटे मोटे लोगों को अरेस्ट करके जनता को भरोसा दिलाना चाहते हैं। वास्तव में इंक्वायरी चल रही है, बहुत अच्छी तरीके से इंक्वायरी चल रही है, लेकिन जब आप इसे ढंग से इंक्वायरी करेंगे तो मुख्यमंत्री के आपके केंद्रीय मंत्री ये सब कुछ इसके अंदर आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे इनके अंदर। लेकिन ये क्या करेंगे, 15-20 दिखा दिए गिरफ्तारी करके, ठीक है, ऊपर तक जांच होने नहीं देंगे। यहाँ पर देखिए ऐसा ही भर्ती का, यहाँ पर ऐसे ही भर्ती डोपिंग या नशीले पदार्थ इस्तेमाल रद्द होगी उम्मीदवारों को, मतलब इस तरीके से यहाँ पर डोपिंग की गई है यहाँ पर। और दूसरा देखिए दरोगा भर्ती के लिए अभिलेखों की जांच होगी, परीक्षा, मतलब इस तरीके से यहाँ पर इतना कोई परीक्षा ले लीजिए, कोई भी परीक्षा ले लीजिए भाई साहब, क्या कहा जाए यहाँ पर। देखिए अब जो नीट के पेपर को कराता है एनटीए, नेशनल यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो देखिए ये क्या है, इनका जो क्या है, सच क्या है, तो जहाँ पेपर सिर्फ लीक नहीं हुआ है, लाखों में बेचा गया है, ठीक है, और करोड़ों रुपए में कमाए गए, लाखों परिवार में भरोसे दांव पर लाया गया है। मेहनत करने वाले छात्र परेशान है, सिस्टम बैठे लोग फायदा उठा रहे हैं, मतलब इस तरीके मजाक बना रखा है सिस्टम को। इस तरीके से इन घटनाओं से क्या हो रहा है, जो जितने हमारे देश के भविष्य सुनहरे भविष्य हैं उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। और फिर भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी चुपचाप बैठे हुए, कोई कमेंट नहीं करेंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए, और भाई साहब ये केस देखिए, ये केस देखिए, रिद्या पांड्या, नैतिक पांड्या, नेहा पांड्या, लोकेंद्र पांड्या, कुंदन पांड्या, भाई साहब ये जो सरकारी टीचर हैं, ये सरकारी अफसर हैं, इन्होंने क्या किया है, देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, लोकेंद्र पांड्या ने 50 लाख में, ऐसा ही लोकेंद्र पांड्या इराक का, इसने क्या है 50 लाख में पेपर खरीदकर अपनी बेटी, अपने बेटा बेटी के लिए, बेटा बेटी इसकी बेटा बेटी भतीजी को पास करवाया, तीनों को पास करवा दिया भाई लोग, 50 लाख रुपए का पेपर खरीदा, पास करवा दिया, लेकिन फिजिकल में फेल हो गए, फिजिकल में फेल हो गए। यहाँ पर मतलब हर जगह पर पेपर बेचे जा रहे हैं, धांधलीबाजी हो रही है, कहाँ कहाँ तक आप किस तरीके को क्या करें। यहाँ पे देखिए, जहां भी देखे वहीं भ्रष्टाचार, जहां ही देखे वहीं भ्रष्टाचार, बाप है। आप देखिए, और आगे देखिए, यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि नीट पेपर लीक में 17 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन शिक्षा मंत्री की बेटी की मौत थोड़ी हुई है। तो यहाँ पर इस तरीके से मीडिया में चल रही है, लेकिन भाई जो शिक्षा मंत्री है इन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए वो इस्तीफा नहीं दे रहे यहाँ पर, और उनकी बेटी तो विदेश में पढ़ती है। देखिए, तो ये जितने भी मंत्री बैठे हुए हैं, इनके जो अपने बच्चे होते हैं क्या करते हैं, विदेश में पढ़ाते हैं। ये तो इनको तो पता ही है कि भारतीय सिस्टम तो बहुत खराब कर रखा है हमने, यहाँ पे अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, ये विदेश में पढ़ाएंगे, ठीक है, विदेश में पढ़ाएंगे, और फिर भी विदेश में ना पढ़ाएं तो उनको कौन सी जॉब करनी है। अब बताइए, यहाँ पर अमित शाह का बेटा, अमित शाह बेटा स्वास्थ्य क्या बन गया, स्वास्थ्य मंत्री बन गया, समझ रहे हो, सॉरी खेल मंत्री बन गया, यहाँ पर खेल मंत्री बन गया यहाँ पर, और इस तरीके से यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री बने बिहार के। तो इस तरीके से इनको तो भैया मंत्री बनना है, कोई स्वास्थ्य मंत्री बनेगा, कोई खेल मंत्री बनेगा, कोई शिक्षा मंत्री बनेगा, कोई केंद्रीय मंत्री बनेगा, कोई परिवहन मंत्री बनेगा, तो इनको तो जॉब देनी थोड़ी है, कोई टेस्ट थोड़ी देना है। अरे पढ़े पढ़े नहीं पढ़े, इनको कोई जरूरत नहीं पढ़ाई की, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं, कह रहे इंजॉय करो, इंजॉय यहाँ पे रहोगे, इंजॉय करोगे दिक्कत हो जाएगी, आप बाहर जाके इंजॉय कीजिए, ठीक है। यहाँ पे तो रेपिस्ट हैं, उनको भी छूट मिली हुई है, तो मतलब इस तरीके से सिस्टम किया हुआ है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज जनता का, जिसे जनता को न तो न्याय मिल रहा है, और आपकी महंगाई ने मार रखा है हर तरीके से। अब हर तरीके देखी जाए जनता पिस रही है, ऊपर से भी नीचे से, हर तरीके से कहीं भी जनता जाए वहीं पर क्या मिल रहा है, जनता को निराशा देखने को मिल रही है, ठीक है, समझा के यहाँ पर देखिए। और इस तरीके से देखा होगा आपने। अब यहाँ पर एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा, अब जो नीट का पेपर दोबारा हो रहा है भाई साहब, इसका तो बड़ा जबरदस्त तरीके से मजाक बन रहा है, इसका तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से मजाक बनना है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई अब दोबारा जो पेपर होगा, पेपर लीक माफिया जमीन पर हैं। जो मोदी जी ने क्या अनाउंस किया है कि जो हमारा नीट का पेपर है, यहाँ पर पेपर लीक, तो ये पेपर कैसे पहुंचाएंगे, एयरफोर्स पहुंचाएगा इनको, एयरफोर्स पहुंचाएगा, सेंटरों पर पहुंचाएगा, समझ रहे हो। यहाँ पर ध्यान समझिए, सुरक्षा व्यवस्था देखकर लग रहा है इन्विजिलेशन ड्यूटी प्रधानमंत्री खुद ही रहेंगे, और प्रधानमंत्री खुद करें हम वो करेंगे। अब बताइए, पेपर को हवाई जाए, यहाँ पर हेलीकॉप्टर द्वारा ऊपर ऐसे जाएगा भाई साहब, लो धन्य जी, क्या कहा जाए बताइए कि इनका मतलब। अब मोदी जी भी समझदार हैं, उनको पता है कि अगर जमीनी स्तर से पहुंचाएंगे तो फिर भी पेपर लीक हो सकता है। उनको अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, नीचे काम करने वाले हैं, मंत्री हैं, उन पर कोई भरोसा नहीं है। सांसदों पर जिन पर कोई भरोसा नहीं है, विधायकों पर, ये फिर पेपर लीक कर देंगे, साला बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो अब पता क्या कर रहे हैं, अब एयरफोर्स के द्वारा पेपर को पहुंचाने की कोशिश पहुंचाएंगे। अब सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग वाली बात देखिए, ये ड्रामा क्यों किया जा रहा है, ये ड्रामा
ड्रामा सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए किया जा रहा है, जनता के लिए बेवकूफ बनाने के लिए किया जा रहा है, जिससे जनता को भरोसा आ जाए कि पेपर लीक नहीं हुआ है। क्या गारंटी होगी? अब बताइए, क्या पेपर लीक होगा नहीं होगा, या फिर जनता कैसे भरोसा करे? मतलब 4-5 सालों से 3 सालों से लगातार नीट का पेपर क्या हो रहा है, बेचा जा रहा है बाजार के अंदर। तो आपको लग रहा है कि इस बार अब दोबारा जो री एग्जाम हो रहा है नीट का, क्या ये पेपर लीक नहीं होगा? ये तो सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह सिस्टम बनाया गया है, जिस जनता पूरा यकीन मान ले कि वास्तव में इस बार पेपर नहीं बेचा गया है। लेकिन भाई बाबू, आप खुद आप डिसाइड कीजिए, आप खुद सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है इस तरीके से जो एक जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, और जहां पर बाकी के और भी हैं पत्रकार वगैरह, तो वो अपने विचार रखते हैं यहाँ पर। देखिए, तो यहाँ पर पेपर लीक करने वालों ने देश को इतना मजबूर कर दिया कि फिर बाकी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र किससे भेजे जाएंगे, यहाँ पे स्पाइस जेट से या रफाल से? तो रवीश कुमार जो वरिष्ठ पत्रकार जी वो बोल रहे हैं कि नीट के पेपर को हेलीकॉप्टर से या एयरफोर्स से आप भेज रहे हैं, तो बाकी के जो कॉम्पिटिशन के एग्जाम होते हैं उनके लिए क्या करेंगे आप? ठीक है, तो उनके लिए इस तरीके से करेंगे, मतलब कि जो फोर्स का काम हमारे देश की सुरक्षा के लिए, मतलब नीट के पेपर इनमें लेके आ रहे हैं, मतलब जनता को ये दिखा रहे हैं कि वास्तव में कि बीजेपी सरकार ने बहुत बड़ा एक्शन लिया भाई साहब। अब बताइए, अब क्या इस सिस्टम में पेपर लीक नहीं हो सकता? अब मुझे जनता, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इसकी कमेंट करके मुझे बताइए, मुझे आप कमेंट कीजिए, क्या इस तरीके से जो दिखाया रहा है यहाँ पर जो सरकार एक्शन ले रही है, क्या पेपर आपको लग रहा है कि लीक नहीं होगा? इस बार कोशिश की जाएगी, इस बार कोशिश कि ये चीज मीडिया में नहीं आए, इनकी कोशिश ये की जाएगी मीडिया में नहीं आए और जनता को दिखा दो वास्तव में पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर को नहीं बेचा गया है। तो जनता को ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब पेपर हमने इतना कड़ी व्यवस्था रखी है, अब इस बार कोई भी पेपर नहीं बेचा गया है। लेकिन देखिए यहाँ पर समझा गया, ये दिखाने की कोशिश है। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर ये कांग्रेस प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, तो एयरफोर्स के जहाजों में नीट के पेपर जाएंगे, तो ये छकड़ा मंत्री बने हुए हैं और ये सब क्या करेंगे, बैठ के झंझना बजाएंगे? बताइए, मतलब मंत्री में भरोसा ही नहीं है भाई साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करने वाले हैं। और दूसरा देखिए, अगर वायदे में 1% ये मान लिया, वैसे मैं 100% कह रहा हूं कि ये बात मीडिया में नहीं आएगी कि पेपर बेकार है, कितना जोर लगा लीजिए आप। और अगर आ भी जाती है तो पूरा दोषी किसे माना जाएगा भैया? एयरफोर्स को माना जाएगा, इन बाबू को माना जाएगा। बेचारे ये लोग बलि के बकरा बन जाएंगे, समझ रहे हो, ये बन जाएंगे यहाँ पर। इनको बोला जाएगा भाई इन्होंने किया, इनकी गलती है, सरकार ने तो बहुत अच्छी तरह सुरक्षा से किया, तो इस तरीके से इन पर दोष आरोप कर दिया जाएगा, सरकार निष्पक्ष तरीके से निकल जाएगी। वैसे ऐसे पॉसिबल नहीं है। ये क्या करेंगे, ये मीडिया में आएगा ही नहीं, मीडिया में नहीं आया तो कितना भी घोटाला हुआ, चाहे पेपर लीक हुआ, चाहे पेपर बेचा गया, तो आप कुछ भी करो यहाँ पर, जब मीडिया में नहीं है तो नहीं है, समझा यहाँ पर। अब देखिए, और यहाँ पर वायुसेना देश का गौरव है, भाजपा की नाकामी का कवच नहीं। बताइए, यहाँ पर जो वायुसेना है ये देश की रक्षा के लिए है, लेकिन बताइए सपोज अब यहाँ पर देखो इतनी बुरे दिन आ चुके हैं, अच्छे दिन आने के बाद ही किए थे, लेकिन बुरे दिन आ गए कि वायुसेना को पेपर कराने में बुलाया जा रहा है। पेपर लीक माफिया जमीन पर है, लेकिन भाजपा समाधान हवा में खोज रही है। बताओ, यहाँ पर खोज रही है एनटी की नाकामी छिपाने के लिए सेना की राजनीतिक इस्तेमाल बंद हो, और कल अगर फिर पेपर लीक हुआ तो क्या उसका सारा ठीकरा भी एयरफोर्स सिर्फ फोड़ा जाएगा? मतलब इस तरीके से ये बनना है। तो जो समझदार हैं, जो समझ रहे हैं कि इस पीछे किस तरीके से राजनीति खेली जा रही है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत की जनता है उसके समस्या समाधान का कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ उसे बेवकूफ बनाइए। राजनीति कैसे खेलना है ये आप पे डिपेंड करता है, समझ आ गया? यहाँ पर देखिए, और आगे डिस्कस करूंगा। यहाँ पर देखिए, ये देखिए हमारे इटली के प्रधानमंत्री हैं मेलोनी जी से मिलने गए मोदी। देखिए, और यहाँ पर आपको लग रहा होगा मेलोनी प्लस मोदी, ये मीडिया क्यों चल रहा है मेलोडी। अब देखिए, अब यहाँ पर मोदी जी जो इनसे मिलने के लिए गए, पहली प्लानिंग कर रखा था मेलोडी टॉपी लेके जाना है, ये मेलोनी मोदी टॉपी लेके जाना है, उन्हें दिल में बसाता प्यार तेरा। तो मतलब पहले से प्यार बसा हुआ था हमारे मोदी साहब के लिए, मोदी साहब के दिल में मेलोनी के लिए। तो वो चाह रहे थे मेलोनी मोदी मिलके क्या बनना है, मेलोडी मिल रहा है, ये गिफ्ट दे दूं, ये गिफ्ट दे दूं। तो उन्होंने टॉपी खिलाया, उन्होंने टॉपी खिलाया, समझा यहाँ पर। और टॉपी इनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन इनको तो ये सिंबल था कि भाई हमारे दिल में जो प्यार बसा हुआ है उस प्यार को क्या करना चाहते हैं, ये इजहार करना चाहते हैं, किसके द्वारा? टॉपी के द्वारा। अब ये निकली बेवफा, ये
बेफा निकली। देखिए ये तो इसीलिए कभी मोदी तो कभी ट्रंप, ये तो भाई बहुत जबरदस्त तरीके से इनका तो लाइफ ही कुछ और है स्टैंडर्ड। तो मोदी जी के जो प्यार भरा जो गिफ्ट था उनको क्या कर दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और जैसे ही इटली से बाहर निकलते हैं तो इनको क्या कर दिया, मीडिया अपने जितने मीडिया के अकाउंट हैं उनसे अनफॉलो कर दिया। तो भाई साहब ये तो बेफा निकली, बताइए। और जो मोदी जी बड़े सपने सजा के ले गए थे, जो प्यार को इजहार करने गए थे, तो दिल के अरमान आंसू बह गए। तो इनके जो अरमान थे वो क्या हो गए, आंसू बह गए। भाई साहब देखिए ये घटना समझ रहे हैं आप। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके साथ में किस तरीके से इन्होंने क्या किया है, एक धोखेबाजी की है। भाई दिल टूट गया होगा, भाई किस तरीके से रह रहे होंगे ये तो मैं एहसास नहीं कर सकता। लेकिन आप सोचिए, देखिए कि जो हमने ख्वाब सोच के गए थे वो ख्वाब पहले ही टूट गए भाई साहब। अब बताओ कैसा लग रहा होगा कि टॉपी लेके गए और पहले से कुछ सपने सजा रखे थे, इसलिए तो उन्होंने मनोनी प्लस मेलोडी लेके गए इसके लिए। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा देखिए, हमारे मोदी साहब ने क्या किया, इन्होंने तो इंस्टाग्राम से ट्विटर से क्या किया, यहाँ पर अनफॉलो कर दिया। लेकिन दूसरी बात देखिए, अब इन्होंने क्या किया, नीट के पेपर जो चल रहा था बड़ा जबरदस्त तरीके से, यहाँ पर ये भाग गए, इटली दौड़ गए, समझ रहे हो, इटली चले गए। तो इन्होंने क्या किया, एक टॉपिक खिला करके ही क्या कर दिया, अब क्या खूब राजनीति निभाई है साहब ने, एक टॉपिक खिला करके पूरा नीट का पेपर मुद्दा दबा दिया। ठीक है, ये सचेंडी, ये मेलोडी में सचेंडी हो गया। लेकिन ये क्या है, एक सच है, ये मोदी ये सच है कि इन्हें टॉपिक खिला करके नीट के पेपर दबा दिया कि यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो मर रहे हैं, मरने तो यहाँ पर उन्हें क्या मतलब पड़ रहा है। तो यहाँ पर देश में ये भाषण दिया कि भाई महंगाई बढ़ रही है, आप पेट्रोल यूज मत करो, सोना मत खरीदो, विदेशी यात्रा मत करो, और यहाँ पर नार्वे जा रहे हैं घूमने के लिए। तो हमारे ये तो राजनीति पार्ट है, चलते रहता है। चलिए आगे देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर भी बड़ा मजा है। देखिए चॉकलेट भी खा गई, बताओ बड़ी जबरदस्त बेफा भाई, ऐसे बेफा तो देखा ही नहीं मैंने यहाँ पर आज तक। देखिए चॉकलेट भी खा गई और मोदी जी को इंस्टाग्राम से अनफॉलो भी कर दिया। भाई साहब ये तो बड़ी सोचने वाली बात है, बड़ा सोचने वाला चीज है कि मोदी जी की जो एक दिल में जो प्यार लेके गए थे, दिल में अरमान थे, वो सारे अरमान उन्होंने क्या कर दिए, खत्म कर दिए इसने। भाई साहब बड़े बेफा निकले, बताओ ऐसे उनसे दूर रहना चाहिए। बताइए भारत से मिलने के लिए गए, मिलने के लिए दिल में बसाता प्यार तेरा, जो प्यार ही तोड़ दिया, क्या कर दिया आप देखिए, यहाँ पर अनफॉलो कर दिया भाई साहब, नरेंद्र मोदी अनफॉलो कर दिया। भाई साहब कितना बेफा है, बताइए कितना बेफा है, समझ कितनी बेफा है। तो आप जान लीजिए कि मलोनी है, तो किसी को भरोसा नहीं कर सकते। ये भैया पॉलिटिक्स है, देखिए समझ रहे पर ये पॉलिटिक्स है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे सबसे बड़ा जबरदस्त मीडिया में चल रहा है, और ये सच्चाई भी है कि भारत में किस प्रधानमंत्री ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए एक प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तभी एक आप संविधान के सिस्टम को, जो लोग बनाए गए लोकतंत्र को, कि एक अच्छे तरीके से चले, वो तभी पूरा होगा। अगर आप नहीं करते, देखिए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह इसे बोलते कम थे, ये इनकी आवाज निकलती थी। भाई 144 सबसे ज्यादा कॉन्फ्रेंस करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, क्योंकि ये बेचारे राजनीतिक थे ही नहीं, ये तो नेता थे ही नहीं। अब सच्चाई बता, ये तो अर्थशास्त्री थे जो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव थे, उस टाइम पर ये वित्त मंत्री थे। तो उस टाइम पर हमारे पास क्या था, 1991 में केवल भारत के पास 15 दिन के लिए राशन बचा हुआ था, इतनी गरीबी थी उस टाइम पर। तो इन्होंने इनकी सलाह से, इनकी दिमाग से भारत एक आज इतना डेवलप हुआ है, इनके बोल सकते हैं, समझ यहाँ पर। तो इन्होंने अपने दिमाग लगाया अर्थशास्त्री जी ने बहुत जबरदस्त तरीके से। तो ये तो एक नेता थे ही नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, जो मुद्दा थे डायरेक्ट बोलते थे, समझ रहे हो, बात घुमा फिरा के बोलने वाली नहीं थी इनके अंदर। तो आज इनको देखिए, इनकी तो बातें सुन के रह जाएंगे आप पूरे। इनकी आप जो भी कोई भी अगर ये कभी मीडिया पे आते हैं या ऑनलाइन भाषण देते हैं, आप सुनिए 2 घंटे, आप पूरे 2 घंटे सुन लेंगे, और 2 घंटे सुनने के बाद आपको यही नहीं मालूम चलेगा कि आप ये कहना क्या चाहते हैं, समझ रहे हैं पर। और देखिए दूसरे नंबर पर जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने 75 क्या की थी, 75 इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर राजीव गांधी 62 पर, लाल बहादुर शास्त्री जी, बताइए लाल बहादुर शास्त्री जी ने का जो पीरियड था बहुत कम था, फिर भी इन्होंने 56 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये वास्तव में बहुत अच्छे थे, ये बीजेपी के थे अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन 55 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इंदिरा गांधी जो को यहाँ पर लोहित्री के नाम से जाना जाता है, ठीक समझ रहे हो, तो इन्होंने 42 की। और पीवी नरसिम्हा राव 40 की। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं भाई साहब, ये तो करते हैं, ये क्या है, ये सब बकवास है कि क्यों करें प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो सोचिए ये मीडिया से कैसे बचते हैं, ये मीडिया पता है कि मीडिया के जवाब नहीं दे पाएंगे। वैसे मुझे लगता है कि हमारे मोदी जी बेकार परेशान होते हैं, हमारे जब मीडिया तो कुछ है ही नहीं, मीडिया कुछ पावर ही नहीं, पूछती नहीं है। याद
तो ये मान लो ये इनको वैसे एक तो गोदी मीडिया है, तो ये पूछेगी, यही पूछेगी मोदी जी और क्या हाल चाल है, आपके कपड़े प्रेस हुए कि नहीं हुए, आपके कपड़ों की धुलाई कैसे हो रही है, चमक बहुत अच्छी आ रही है, आपने देखिए क्या ये जो सफेद कपड़े पहन रखे हैं, ये ब्लैक जो पट्टी है ये तो बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत इंप्रेस डाल रही है, और आपका चश्मा तो बहुत अच्छा है। मतलब इस तरीके से हमारी मीडिया क्वेश्चन करेगी इनसे, ठीक है, समझ रहे हो आप, इस तरीके से करेगी। अब ध्यान से देखिए इस वाले को यहाँ पर, अब यहाँ पर ये इनका हाल यहाँ पर, ये तो एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, अब ये गलती से पहुंच के नारे में पहुंच गई, समझ रहे हो। जैसे भारत में इन्होंने क्या बोला कि सोना मत खरीदिए, महंगाई बढ़ चुकी है, आप पेट्रोल कम यूज कीजिए, विदेशी यात्रा कम कीजिए, और उस टाइम पे नॉर्वे भाग गए। और ये चीज मालूम चल गया किसको भाई, इनको मालूम चल गया, नॉर्वे के जो मीडिया उनको मालूम चल गया भाई कि मोदी जी आए हुए हैं। तो यहाँ पर सर प्लीज सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जैसे मीडिया ने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, मोदी जी भाग रहे हैं और जो आगे रिपोर्टर है, रिपोर्टर के पीछे है, बताओ ये हाल है। अब रिपोर्टर की गलती है कि जब उन्होंने अपने देश में आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो आप क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, आप ये तो उनको मालूम होना चाहिए, लेकिन इन्होंने गलत समझा, बताइए। और ये भाग रहे हैं, कम से कितना ये गलत है कि एक देश का प्रधानमंत्री तो जो दूसरे देश के रिपोर्टर से कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते, बताओ भाग रहे हैं भाई साहब, बताओ कितने बुरे दिन आ गए। मतलब इतने बुरे दिन आ रहे हैं कि नॉर्वे के यहाँ पे रिपोर्टर के पीछे भाग रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री आगे मैं वो कोई सवाल का जवाब देना नहीं चाहते, ठीक है। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, अभी 36,230 करोड़ रुपए से बने एक गंगा एक्सप्रेस में दरार है। बताइए, 30 अप्रैल को पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन, 30 अप्रैल को उद्घाटन किया है, और यहाँ पर ये शख्स है, इन्होंने सच्चाई खोली है, बाकायदा वीडियो भी वायरल हो रही है इनकी। तो यहाँ पर देखिए जो गंगा एक्सप्रेस भी है, तो यहाँ पर ये दरार दिखाई दे रही है, वो दरार पड़ी यहाँ पर, देखिए ये पूरा यहाँ पर इन्होंने पैर रखी दिखाया, पूरा पैर चला गया। तो ये 1 महीने का। अब एक बात बताओ कि जितनी ईडी सीबीआई अब कहाँ गई, अब ईडी सीबीआई क्या काम कर रही है भैया, या क्या काम कर रही है यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रही है, गंगा एक्सप्रेस में घोटाला हुआ है क्यों नहीं चेक कर रही है, बताइए है। तो अब मैं आपको बता दूं, ईडी सीबीआई अपनी जिम्मेदारी छोड़ चुकी है, उसका काम तो सिर्फ ये है विपक्षों को पकड़ना है, समझ रहे हो आप। देखिए यहाँ पूरी दरार पड़ चुकी है, कितना करोड़, 36,230 करोड़ रुपए भाई साहब। अब बताओ आप इसे क्या कहोगे, आप इसको क्या कहोगे यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर पैसे लूटा जा रहा है, जनता को बेवकूफ बना जा रहा है, भ्रष्टाचार, करप्शन ही करप्शन है। यहाँ पर कहीं भी देखो करप्शन हर जगह पर अवेलेबल है, समझ आ गया। यहाँ पर देखिए, और देखिए ये दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए, अब चुनाव आयोग तो एफआईआर का आदेश देने वाले जज सस्पेंड कर दिया। मतलब हर तरीके से इन्होंने क्या कर रखा है, हैक कर रखा है। मतलब न्यायपालिका को भी क्या कर रखा है, विधायिका ने क्या कर रखा है, हैक कर रखा है। यहाँ पर देखिए तो सस्पेंड कर दिया यहाँ पर। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये आज डेट में जो भारतीय जनता है वो हर तरीके से पिस रही है। अब बताइए, जजों की जॉब ही खतरे में चल रही है, सस्पेंड करवा दिया। वैसे देखी जाए तो जज की जो एक जॉब होती है वो सेफ होती है। अब पता नहीं किस तरीके से क्या कर रहे हैं, इन्होंने पूरे सिस्टम को हैक कर लिया है, संविधान को ढंग से काम नहीं करने दे रही। इसलिए जज की जो कार्यशैली होती है, वर्किंग स्टाइल, वो हमेशा गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होती है, गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन अब सस्पेंड हो रहे हैं, देखिए यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है यहाँ पर। और देखिए अब यहाँ पर मैं आपको सबसे बड़ी एक खबर बता दूं कि सीबीएसई में 12वीं स्कैन कॉपी ऑफ वर्ष तुलना में आए 3 गुना हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं, अब देखिए ये बाबू इन्होंने यहाँ पर 17 साल के स्टूडेंट है, 17 ईयर्स का, सीबीएसई के मार्किंग सिस्टम पर सवाल पूछ लिया। इन्होंने क्या किया, जब इनकी फिजिक्स की कॉपी देखा, इनके मार्क्स बहुत कम आए, तो इन्होंने फिजिक्स की कॉपी यहाँ पर जो मांगते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो 17 ईयर्स का स्टूडेंट है, 17 ईयर्स का, तो इनके फिजिक्स में मार्क्स बहुत कम आए। तो जब इन्होंने अपनी कॉपी चेक किया तो उन्हें मालूम चला कि कॉपी चेंज कर दी, किसी अब इसकी कॉपी किसी और लगा दी, इसकी कॉपी किसी और लगा दी, इसके मार्क्स बहुत कम आए। तो यही जब इन्होंने मीडिया में जब इन्होंने पोस्ट किया, ट्वीट किया इन्होंने, भाई इस तरीके से मेरी कॉपी चेंज कर दी गई है और मेरे साथ इस तरह किया गया। तो हमारे देश की देखिए मीडिया, भाई साहब, अब मीडिया देखिए, सरकारी टैक्स के पैसे चलने वाले चैनल के पत्रकार ने उसे पाकिस्तानी बता दिया, जो पाकिस्तानी है। बताओ आज 17 साल का स्टूडेंट क्या पाकिस्तानी होगा, क्या अपने अकेले आवाज नहीं उठाए, आप बताइए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या 17 साल का जो स्टूडेंट है, जिन्होंने इसने जो फिजिक्स की कॉपी अपने क्वेश्चन मार्क लगाया कि भाई आपने मेरी फिजिक्स की कॉपी चेंज कर दी है, इसलिए इसके मार्क्स नहीं आए, तो क्या ये बोलना गलत है, क्या वो अधिकार के लिए बोले नहीं। और हमारे देश की जो भाई साहब मीडिया चौथा स्तंभ, ये चौथा स्तंभ है भाई साहब, चौथा स्तंभ है। ये क्या कह रहा है यहाँ पर कि ये पाकिस्तानी है,
पाकिस्तान ही तो भारत के सिस्टम को बदनाम करना चाहता है। देखिए यहाँ पर और कितना गिरेगी भाजपा, बताओ। इस तरीके से हो रही है। और बीजेपी आईटी सेल के लड़के पीछे पड़ गई, आईटी सेल से पीछे पड़ गए भाई साहब। देखिए समझ रहे हो, ये लड़के पीछे पड़ गई। तो इसीलिए अब सीबीएसई बोर्ड में सभी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, अपनी कॉपी स्कैनिंग कॉपी मांग रहे हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो और आज डेट में 3 गुना आवेदन किए गए भाई साहब, समझ रहे हो, 3 गुना आवेदन। हमने अब जनता जागरूक हो चुकी है। अब मोदी जी भागो आप कहीं भी, अब भागो, जनता जाग चुकी है। अब कहां तक जाओगे आप, अब कहां से बचोगे आप, किसे खरीदोगे? जनता जब जिस दिन जनता जाग जाती है उस दिन सरकार को झुकना पड़ता है, समझा ना, पर जनता सरकार झुकना पड़ेगा। तो ये हमारी मीडिया की सच्चाई है भाई, ये सच्चाई है, इसमें कोई बड़ी दुविधा वाली बात नहीं है। ये तो ऐसा है ही है। तो ये मैंने इसलिए आपको सामने ये दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखिए मीडिया की, हमारी तो मीडिया का ये हाल है। ये तो क्वेश्चन करने वालों पे, जो सरकार से क्वेश्चन करती है उसी को पकड़ लेती है कि आप उससे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, आप क्या पाकिस्तानी हो, क्या बांग्लादेशी हो, और इस तरीके से क्वेश्चन करती है वो जी। अब आगे देखिए से अब बीजेपी राज करने का तरीका क्या है, वो सिस्टम देखिए। तो बीजेपी ने यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये दिखाया सेंट्रल में हमारे मोदी जी हैं, तो इन्हों क्या चाहिए, राज्य में मुख्यमंत्री, विधायक और संसद ऐसे लोगों को बनाया जाता है, या तो मंदबुद्धि हो, जिनमें आत्मज्ञान की कमी हो, या फिर अपराधी प्रवृत्ति की हो। तो ये 3 तरीके बनाया जाता है। इसके पीछे क्या है कि जो हमारे विधायक हैं, यहाँ पर जो एमएलए एमपी बनाए जाते हैं, वो इस तरीके से बनाए जाते हैं, मंदबुद्धि हो और यहाँ पर इनका कोई डिसीजन लेने क्षमता नहीं हो, अपराधी प्रवृत्ति की हो, कि उनके रिकॉर्ड इनके हाथ में, समझ रहे हैं आप, ये दिखाया गया है। इनकी कंट्रोल पावर किसके हाथ में, मोदी जी के हाथ में। अब ये कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे। यहाँ सीएम रेखा गुप्ता, मनोज तिवारी, तो इस तरीके दिखाया गया है। मंदबुद्धि व्यक्ति बिना आदेश के कुछ नहीं कर सकता, दिमाग नहीं होगा तो आप पहले ही बोल देंगे मोदी बेटा पहले ही हम क्या करना है, हमसे डिस्कस करना है, हम जो बोलेंगे वही मीडिया में बोलना है, वही आदेश करना है, नहीं तो आप जो कुछ बोल दोगे फंस जाओगे। तो ये बेचारे डरे रहते हैं, आप सदमे रहते हैं। अब देखिए अपराधियों पर दबाव रहता है, समझ रहे हो। अगर अपराधी को मुख्यमंत्री बना दो तो दबा रहेगा। अब शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में, अब बीजेपी मोदी साहब ने, पता ही है बीजेपी सरकार ने अपने चैनल पर इसकी वीडियो डाल रखी थी 2016 में, ये शुभेंदु अधिकारी क्या है, एक रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है, अब मुख्यमंत्री बना दिया है। तो बताइए क्या बीजेपी से हटके जाएगा, नहीं जा पाएगा, समझ रहे हैं अपन। तो अपराधियों पर दबाव डालना, यहाँ पर दबाव रहता है, और कि अगर उन्हें पीएम की बात नहीं मानी तो उनके पुराने केसों की फाइल खोलकर उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, समझ रहे हो। तो पूरे देश को ऐसे ही कंट्रोल किया जा रहा है। तो यही इस तरीके से समझ आ रहा है, पर ये आज की बीजेपी सरकार का सिस्टम है, इस पॉलिसी को यूज कर रही है। तो आप अगर ये सपना देख रहे हैं कि देश का विकास होगा तो गलती आपकी है। उनका तो सपना सही था। अब उन्होंने एक वादा भी किया था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन जनता भूल गई। उन्होंने जनता के लिए उन्होंने वादा तो किया था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ये थोड़ी बोला था कि जनता के अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने कहा था कि उनके अच्छे दिन आएंगे। अब बताइए, अब मलोनी के साथ मेलोडी कर रहे हैं, एपिस्टीन फाइल में एंजॉय कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से बताइए तो अच्छे दिन तो उनके आएंगे नहीं, यहाँ पर उनके अच्छे दिन आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर ये रखा है कि भारतीय विदेश नीति मोदी जी की गुलामी हो चुकी है, यहाँ पर लेकर के कि यूएस के विदेश मंत्री ने भारतीय धरती पर खड़े होकर खुद बता दिया है कि जो वेनेजुएला के अंतिम राष्ट्रपति हैं डिग्ले रोड्रिगेज अगले हफ्ते भारत आएंगे और ऑयल की खरीदी के लिए। तो यहाँ पर देखिए, तो पहले कहा कि हम ईरान से ऑयल मत लो, ठीक समझा ना, फिर कहा रूस से ऑयल मत लो, फिर कहा हम ही बेचेंगे तुम्हें ऑयल, अब कह रहे हैं कि हमसे ही लेना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पर चल रहा है विदेश नीति भी, मतलब हर चीज इनकी, चाहे देश की नीति हो चाहे विदेश की नीति हो, सारी नीति अनीति हो चुकी है, समझा यहाँ पर। तो देखिए, और हम मान भी जाते हैं क्या यही आत्मनिर्भर भारत, इसकी वजह से केवल एक ही अडानी और एपिस्टीन फाइल। अब बताइए, अब अडानी और एपिस्टीन फाइल की बात ही मत करो, ये सारा सिस्टम हो रहा है, सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, अडानी को बचाने के लिए, एपिस्टीन फाइल को बचाने के लिए। भाई आखिर अडानी को बचाया क्यों जा रहा है, भाई जबरदस्त फंडिंग करते हैं पार्टी को, जबरदस्त फंडिंग करते हैं। अब बताइए यहाँ पर बीजेपी सरकार के जितने भी एमएलए एमपी है, तो उनके पास इनकम कहाँ से आ रही है और इतना एंजॉय कर रहे हैं कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये इनकी कंपनी द्वारा फंडिंग मिलती है, तो उससे एंजॉय कर रहे हैं। तो जब फंडिंग कर रहे हैं तो ये तो इनको बचाएंगे, सेव करेंगे। तो अडानी को बचाने हुए में और एपिस्टीन फाइल के बचाने में, तो ये सारे जनता को क्या करना पड़ रहा है, एक खाई में कूदना पड़ रहा है, अपने भविष्य को बर्बाद करना पड़ रहा है, भूखा मरना पड़ रहा है, सुसाइड करना पड़ रहा है। तो ये इसी स्थिति हो रही है, वो इसी वजह से हो रही है, समझा। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए, अब मोदी राज में भारत की
एक और उपलब्धि देखिए बहुत जबरदस्त, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक होती है वो क्या करती है, लोन देती है, समझ रहे हो, वर्ल्ड बैंक क्या देती है, लोन देती है। तो वर्ल्ड बैंक का कर्जा पहुंचा 3.28 लाख करोड़ पहुंच गया भाई कर्जा, ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला देश बना है भारत हमारा, लो जी, दुनिया सबसे बड़ा देश बना है कि ये कर्ज लेने वाला सबसे आगे पहुंच गए। हम पॉपुलेशन में सबसे आगे पहुंच गए और कर्ज लेने में, जो वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने में सबसे आगे पहुंच गए। अब आप जान लीजिए अगर मोदी सरकार चली जाती है, दूसरी सरकार आएगी तो उसका क्या हाल होगा, उससे क्या होगा। अब देख करीना जी ये कह रहे हैं, करीना जी की पोस्ट देखिए, करीना कपूर ने ये कहा कि यदि बीजेपी सरकार चली जाती है और राहुल गांधी क्या बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो उनको भारत किसी तरह लुटा मिलेगा, जैसे अंग्रेजों ने लूट रखा था, समझ रहे हो, अंग्रेजों ने जैसे लूटा हुआ था उसी तरीके से मिलेगा, लूटा हुआ भारत मिलेगा, समझ रहे हो। जो सरकार आएगी, दूसरी सरकार आएगी तो उसे कितना क्या करना पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास कुछ बचेगा नहीं। इतने कर्ज को, ये कर्ज को पूरा करेंगे या भारत के विकास में काम करेंगे, बताइए। इन्होंने तो पूरा क्या कर रखा है, मैदान साफ कर रखा है, खाई खोद रखी है पूरा, समझ रहे हो। अब यहाँ पे देखिए, अब बीजेपी संरक्षण में गुजरात बन रहा है ड्रग्स तस्करों का नया अड्डा। मतलब कहाँ, आप कोई भी स्टेट उठा लीजिए, कोई भी स्टेट, बीजेपी शासित गुजरात बन गया देश में ड्रग्स का प्रवेश द्वार। और गुजरात की जो पॉलिटिक्स है वो भी बहुत जबरदस्त तरीके से एक आग पकड़ रही है। वहाँ का युवा भी दंगे कर रहा है पानी की वजह से, हर तरह की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है। इससे पहले भी करोड़ों रुपए का, हजारों किलो का नशा यहाँ पर नशा हो चुका है, जब्त हो चुका है। आखिर बार बार गुजरात के बंदरगांव से ही क्यों पकड़ी जा रही है ड्रग्स, बताइए। और ये कहते हैं गुजरात तो हमारा क्या है, घर जैसा है, मतलब मुख्यमंत्री रहे कई बार। इस तरीके से यहाँ पर आपको मालूम चल रहा है कि गुजरात भी क्या है, इस तरीके धांधलेबाजियों का, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है भाई, समझ रहे हो। यहाँ पर ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्या कह रहा है, दैनिक भास्कर कह रहा है, गुजरात के कच्चे से 1180 करोड़ रुपए की कोकीन जब्त, ब्राजील से आई थी खेप, मतलब ब्राजील से खेप आ रही है। मतलब इस तरीके से विदेशों से ये काम कर रहे हैं। और यहाँ पे ईडी सीबीआई क्या कर रही है मुझे नहीं पता, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि अब ईडी सीबीआई अपनी जिम्मेदारी काम नहीं करती है, वो सिर्फ विपक्ष के लिए काम, विपक्ष को कमजोर करने के लिए काम करती है, समझेगा। यहाँ पर देखिए, और आगे यहाँ पे जानेंगे इसे लेकर के 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम सफल होंगे। ये कौन है, संजीव सन्याल हैं, जो पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार हैं, परिषद के सदस्य हैं, ठीक है। तो अब आप जान लीजिए, जो भारतीय जनता त्राही कर रही है, देश के भविष्य को देख रही है, अपने बच्चे के भविष्य को ढूंढ रही है जिस सरकार में, तो ये जरूर नहीं है कि वो आपको भविष्य मिल पाएगा। चलिए, वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही खबरें मैं आपके साथ पेश करते रहेंगे।